कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये तो डायलॉग आपने सुना होगा, लेकिन लुकती है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है जब भी हमको दिखाना होता है कि बहुत एक प्रसिद्ध चीज़ की तुलना अगर बहुत तुच्छ चीज़ से करते हैं तो यह चीज़ यूज होता है। तो आज आप आपसे बात करूंगा थोड़ा सा इसके बारे में कि जो है से यह कहाँ से लिया गया है। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं थोड़ा सा जनरल स्टडीज़ के बारे में। पेपर 3 में आप है मेरे साथ झारखंड सीजीएल 2022 के एग्जामिनेशंस के लिए डेली 8 बजे वीडियो आपको देखने को मिलता है। सिर्फ आपको जो है से जनरल स्टडीज़ का पोर्शन नहीं, अलग अलग टॉपिक से यहाँ वीडियो देखने को मिलता है। 30 क्वेश्चन आपका आने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रिपरेशन करने वाले हैं। बाकी देखिए आगे बढ़ने से पहले चैनल से जुड़ जाइए, ज़्यादा इधर तो दौड़िए मत। ये सारा जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आपको सारा जब पेड कोर्स खरीदिएगा ना तभी मिलेगा ऐसा मटेरियल। ओके, तो चलिए बाकी इसे देख लीजिएगा आप लोग। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है तो उससे ज्वाइन वगैरह कर लीजिएगा। ओके, और टेस्ट क्यूज वगैरह के लिए वहाँ पे कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। बाकी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आया था काकोरी ट्रेन लूटपाट केस में कौन शामिल नहीं थे। ओके बताइए, काकोरी ट्रेन के केस हुआ था 1925 में। ओके 1925 में लखनऊ में हुआ था काकोरी, ठीक है, लखनऊ में काकोरी ट्रेन केस हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन उसमें शामिल नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वो है भगत सिंह। भगत सिंह जो है इसमें शामिल नहीं थे। बाकी जो राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खान है, ओके, और चंद्रशेखर आजाद, तीनों के तीनों शामिल थे। तो एक ट्रिक बन गया आपका कार, क्या बन गया कार, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री में, ठीक है। काकोरी ट्रेन केस हुआ था, ओके, तो उसमें जो है से इसमें 3 आदमी शामिल थे। ओके, कौन कौन, देखिए चंद्रशेखर आजाद थे, ओके, उसके बाद आपका अशफाक उल्ला खान थे और उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल थे। और राम प्रसाद बिस्मिल ना शहनाई के लिए फेमस है, पूछा जाता है शहनाई बजाते थे ना राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो याद रखिएगा शहनाई बजाते थे। तो यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसका आंसर भगत सिंह क्या हो गया, भगत सिंह शामिल नहीं थे, हो गया आपका काकोरी ट्रेन रॉबरी केस 1925 में हुआ था। और हाँ, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा अंजाम दिया गया था ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा अंजाम दिया गया था। आप लोग देख रहे हैं ये सारे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। कौन कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह उसमें नहीं थे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, 1925 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, काकोरी नाम था ट्रेन केस। ट्रिक आपका कार याद रखिएगा। ओके, चंद्रशेखर हो गया, ठीक है, आजाद हो गया, उसके बाद अशफाक उल्ला खान हो गए और उसके बाद आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था। तो देखिए क्या हुआ था, सरकारिया आयोग, हंटर आयोग, बटलर आयोग या फ्रेजर आयोग। तो देखिए सरकारिया आयोग जो है से बाद में हुआ था बहुत हम लोग का, ठीक है, 1983 में इसका या 1983 में इसको बनाया गया था। ओके, और यह जो अपने रिपोर्ट 1988 में सौंपा था। ओके, सरकारी आयोग इसका आंसर नहीं है। बाकी सारा हंटर आयोग बताइए, बटलर आयोग, फ्रेजर आयोग। इस क्वेश्चन को मैं वहाँ पे कम्युनिटी टैब में भी डाला था तो बहुत लोग सही आंसर दिए थे। तो देखिए इसका आंसर आपका है हंटर आयोग, ठीक है। क्या है, हंटर आयोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कि 13 अप्रैल डेट तो आप भूल नहीं सकते हैं, 30 अप्रैल 1919 को यह केस मतलब देखने को मिला था कांड। ओके, पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन, जहाँ पे लोग जो है से 2 नेता थे, उनका नाम क्या था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो उनका जो अरेस्ट हो गया था तो उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो जनरल डायर था वो क्या किया था, गोली चलवा दिया था। ओके, तो वह एक घटना देखने को मिलता है हिस्ट्री में। बाकी सरकारी कमीशन याद रखिएगा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है, इसको याद रखिएगा। एस 1983 में इसको फॉर्म किया गया था, ओके, आर्य सरकारिया के द्वारा। और एक 2007 में भी पुंछी कमीशन आया था, वो भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में ही बात करता है। तो सरकारी कमीशन हो गया। हंटर कमीशन अब देख लिया आपका जो है से हंटर कमीशन। अच्छा, हंटर कमीशन किस गवर्नर जनरल काम में आएगा, मतलब गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, तो जब उस समय देखिएगा तो 1919 का बात है तो उस समय जेम्स फोर्ड थे। क्या थे, जेम्स फोर्ड। ओके, चलिए तो यहाँ से हो गया। बाकी बटलर कमीशन और फ्रेजर कमीशन 2 चीज़ बन गया ना। तो यहाँ से बटलर कमीशन देखिएगा तो ये जो है कब बनाया गया था बटलर कमीशन, आई थिंक थोड़ा सा डेट हमको याद नहीं पड़ रहा। ओके, बटलर कमीशन का डेट और फ्रेजर कमीशन का भी डेट याद नहीं पड़ रहा। फ्रेजर कमीशन जो था ना, फ्रेजर कमीशन पुलिस रिफॉर्म के लिए था। क्या था, पुलिस रिफॉर्म के लिए था। और जो बटलर कमीशन था ये किसके लिए था, देखिए माइंड से भी उतर गया है तो छोड़िए इसको। बाकी आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका हंटर आयोग हो गया। बाकी थोड़ा सा मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा ना तो उसमें डाल दूंगा। ओके, इंपॉर्टेंट है सारे कमिटीज। ओके, फ्रेजर कमीशन पुलिस रिफॉर्म के लिए था और बटलर कमीशन जो था थोड़ा सा ना माइंड से उतर गया। ओके, तो चलिए आंसर आपका हंटर आयोग हो गया। तो देखिए यही सर रहता है कि बहुत सारी चीज़ों के एक साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तो देख लीजिएगा इसको। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया हंटर आयोग। बाकी सारी चीज़ डिस्कस कर ही दिया।
बटलर कमीशन ना माइंड से अचानक से उतर गया, जाइए गया कहाँ से। निम्न वंशों को उनके संस्थापक के साथ सम्मिलित करना है। चलिए ये साउथ इंडियन में जाइएगा थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ से ये सब वंश जो है बहुत फेमस है, क्या है, बहुत फेमस है। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा से आते रहते हैं। देखिए थोड़ा सा, राष्ट्रकूट वंश जो है आपको लगाना है, किसके साथ होगा, ओके। चोला के साथ किसका जाएगा, यहाँ पे मैं आंसर नहीं डाला हूँ ना, आंसर आपको पीडीएफ में मिलता है, ओके। चलिए, और चोल कहाँ जाएगा, दंतीदुर्ग में। और सातवाहन का एक कजुला कदफिस है और कुशाना सिमुख है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होने चाहिए, ओके। सबसे पहले अगर आपको पता होगा राष्ट्रकूट वंश जो है उसकी स्थापना दंतीदुर्ग किए थे। कौन किए थे, दंतीदुर्ग। चोला वंश की स्थापना किए थे विजयालय। उसका सातवाहन देखिएगा तो सातवाहन के जो वंश था उसका स्थापना किए थे सिमुख। और जो कुशाना डायनेस्टी था उसका कजुला कदफिस क्या किए थे, स्थापना किए थे, ठीक है। तो आपका कहाँ चला गया, यहाँ से इसको आंसर चला गया, राष्ट्रकूट का चला गया दंतीदुर्ग, चोला का चल गया विजयालय में, ओके। सातवाहन का चल गया सिमुख में, और कुशाना का चल गया कदभिस में, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, इसको कर दिया। आंसर आपको कहाँ मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा पीडीएफ में, ठीक है। बाकी यहाँ पे समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, 3 कमेटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्या है, 3 कमेटी बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट में, तो याद रखिएगा इसको। 3 कमेटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसमें जो है राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है। तो लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति या सार्वजनिक उपकरण की समिति। अंग्रेजी में देखिएगा तो इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, इसको एस्टिमेट्स कमेटी बोलते हैं, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसको बोला जाता है, ओके। तो यहाँ से देखिएगा तो जो आपका देखिएगा एस्टीमेट कमेटी है, क्या है, एस्टीमेट कमेटी, उसमें जो है ना से राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है। क्या होता है, राज्यसभा का कोई मेंबर उसमें होते नहीं है। तो याद रखिएगा किसको बारे में बात कर रहा हूँ, एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राकलन समिति में राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है। और सबसे पार्लियामेंट का सबसे बड़ी कमेटी होता है, 30 मेंबर इसमें होते हैं, ओके। बाकी थोड़ा सा लोक लेखा समिति के बारे में याद रखिएगा, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। लोकसभा से आपको 15 मेंबर देखने को मिल जाते हैं, ओके। और राज्यसभा से इसमें आपको 7 मेंबर देखने को मिल जाते हैं, ओके। लोक लेखा समिति के बारे में बात कर रहा हूं, ओके। चलिए, बाकी पार्लियामेंट का 3 अभिन्न अंग है, आपको पता है ना, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलाकर बनता है। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना कि लोकसभा और राज्यसभा जो टीवी था उसका मतलब मर्ज किया गया और नाम उसको संसद टीवी रख दिया गया ना, थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके। आंसर आपका प्राकलन समिति हो गया, इसमें कोई भी मेंबर राज्यसभा से नहीं होता है, ओके। बाकी राज्यसभा का चेयरमैन आपको पता है ना कौन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं ना। चलिए, जो कि 100% चेयरमैन होते हैं, और उनको राष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है, मालूम है ना, क्यों, प्रेसिडेंट होने के लिए नहीं मिलता है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते नहीं मिलता है, वेतन मिलता है उनको राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पे, 2 जगह से फायदा नहीं ले सकते हैं गवर्नमेंट में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी स्थित है, बताइए जरा। तो जहाँ पूर्वी और मैंने डायग्राम डालना इसमें भूल गया जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहाँ देखिए आपको मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलता है आपको, देख लीजिएगा। और नीलगिरी बायोस्फीयर जो आपको याद है ना थोड़ा सा, नीलगिरी बायोस्फीयर जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, याद है आपको, नीलगिरी 1986 में उसको डिक्लेयर किया गया था। बाकी सतपुड़ा और विंध्या के बीच में कौन एक बहता है नदी, नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्या रेंज के बीच नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा और ताप्ती 2 रिवर है ना, नर्मदा एंड तापी 2 रिवर है, ताप्ती इसको बोला जाता है, तापी भी बोल सकते हैं, जो कि क्या बता जो है से आपका डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इन लोग, ओके। तो डेल्टा नहीं बनाती है इन लोग, डेल्टा नहीं बनाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इन लोग वेस्ट में जाती है। और नर्मदा सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बहती है, ओके। तो चलिए आपका हो गया आंसर, देख लिया आपने, नीलगिरी की पहाड़ी आंसर हो गया। बाकी नीलगिरी पर याद रखिएगा। यहाँ से थोड़ा सा ना बताइए कि पूर्वी घाट से कितने स्टेट गुजरते हैं और पश्चिमी घाट से कितने स्टेट गुजरते हैं। मैं एक बार ना पहले पढ़ा चुका हूँ, ओके, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से, थोड़ा सा बताइएगा जरा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, बताइए, 5वीं, 7वीं, 9वीं या 8वीं। तो इसका देखिए सही आंसर होगा आपका 8, ओके। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसमें जो है हम लोग क्या किए थे, उसमें राष्ट्रीय महिला कोष यानी कि राष्ट्रीय महिला कोष नाम ही उसका RMK ना, RMK राष्ट्रीय महिला कोष, उसका हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना में किए थे स्थापना। 1993 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ओके। 1993 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, देख लीजिएगा थोड़ा सा कहाँ से है, 8th कहाँ है, या 8th प्लान में देख लीजिएगा, यहाँ से 1992 से 1997 तक है, ओके। अगर फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की हम तो 1951 में एस्टेब्लिश किया गया था, पता है ना आपको, और 1956 तक चला था, किसके काल में था, जवाहरलाल नेहरू जी के काल में। तो यहाँ से चल के आया था, बहुत सारा पहले प्लानिंग कमीशन था, बाद में इसको जो है से क्या कर दिया गया, बाद में इसको जो है से खत्म कर दिया गया, क्या आ गया अब आ गया नीति आयोग। नीति आयोग जब मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे आई 2014 में, तो उसका 1 जनवरी 2015 को जो हटा दिया गया योजना आयोग को, और उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, तो नाम इसका बदल दिया गया। और याद रखिएगा नीति आयोग या पहले पर जो योजना आयोग था उसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। ओके, प्राइम मिनिस्टर ही होते थे, आपको पता है ना। चलिए, बाकी इसका जो होता है देखिएगा, इसको जो अंतिम रूप प्रदान किया जाता था, योजना आयोग होता है या फिर नीति आयोग होता था, उसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा अंतिम अनुमोदन इसको प्राप्त होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था। ओके, चलिए, तो समझ गए सारा चीज़। बाकी गरीबी हटाओ का नारा पांचवी प्लान में आया था, याद रखिएगा। ओके, इंदिरा गांधी के टाइम में। और बाकी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, फर्स्ट प्लान के बारे में चर्चा कर दिया। बाकी नाम कब चेंज हुआ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, चलिए, और सबसे लास्ट में 12वीं परियोजना योजना है ना, जो कि अब 2012-17 में है, खत्म हो चुका है। ओके, चलिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, 8वीं परियोजना योजना थी। और हाँ, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, राष्ट्रीय महिला कोष जो है से आपका शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ना, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। अभी मिनिस्टर कौन है, चलो बताइएगा जरा। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है, 1 एकड़ में कितना वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। ओके, तो देखिए 1 एकड़ जो जमीन होता है, ओके, क्या होता है 1 एकड़ जो जमीन होता है, ओके, तो उसको याद रखिएगा 48-40 होता है, इसको याद रखिए। थोड़ा सा ना डेटा है, पूछते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, लेकिन पूछते हैं हम 1 एकड़ में कितना यार्ड के बराबर होता है, पता है ना कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है ना, जैसे ऐसा हो गया ना, ऐसे ऐसे। ओके, तो कितना वर्ग गज होता है, अगर पूरा एरिया देखिएगा तो 4840 आपका जो है से स्क्वायर गज होगा ना, स्क्वायर, ये मतलब स्क्वायर यार्ड बोल सकते हैं इसको, गज को यार्ड बोलते हैं। ओके, समझ गए, तो 48-40 होता है, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, बाकी अगर थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं, 1 हेक्टेयर भी कभी कभी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। 1 हेक्टेयर तो मैं तो पहले ही बता चुका हूं 1 हेक्टेयर के बारे में। तो 1 हेक्टेयर एक ऐसा लैंड होता है जिसमें क्या होता है 100 मीटर बाई 100 मीटर का एक अगर लैंड है तो उसका एरिया 10⁴ मीटर स्क्वायर आता है, तो इसको 1 हेक्टेयर बोला जाता है। ओके, और जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि जो दुनिया है से 22 गज में सिमट गया, तो 22 गज यानी कि यार्ड जो बोलते हैं उसका मतलब समझते हैं, वो 22 गज जो बोलते हैं जब वर्ल्ड कप चलता है ना, तो वैसे उसको बोलते हैं। ओके, तो इसमें 20.12 मीटर होता है, और 20.12 मीटर क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो। ओके, तो 22 यानी कि 20.12 मीटर होता है, तो थोड़ा सा कन्वर्सन भी आएगा, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, उतना तो एप्टीट्यूड आपका सही है ना। तो इसको देख लीजिएगा, फॉर द टाइमिंग आंसर इज 4840 1 एकड़ में होता है। बाकी 1 एकड़ जमीन में बता दिया आपको, ठीक है, 1 एकड़ ही बता दिया था। ओके, और यहाँ पे 1 हेक्टेयर बता दिया, 1 हेक्टेयर होता है ना, 100 मीटर बाई 100 मीटर का लैंड है, तो इसको 1 हेक्टेयर बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आंसर इज 4840। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था। देखिए, तो जो गोवा के जो बहुत सारा किला था, उसको जो बहमनियों का शासक था, तो उसको विजयनगर से जो छीना था ना, पहला शासक था वो था हरिहर सेकेंड। क्या था, हरिहर सेकेंड। ओके, हरिहर सेकेंड एक तरह से देखिएगा यहाँ से इन लोग को, तो तुलवा डायनेस्टी वगैरह था, क्या था, तुलवा डायनेस्टी वगैरह आप लोग देखने में मिलेगा विजयनगर एम्पायर वगैरह में। ओके, तुलवा डायनेस्टी था। तो इसका सबसे महान किंग हुए थे आपका देवराय द्वितीय ना, कृष्ण देवराय द्वितीय। अब इनका एक बुक है ना, अमुक्तमाल्यद नाम का एक बुक है, अमुक्तमाल्यद। बताइएगा कि अमुक्तमाल्यद जो बुक है वह किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन है ना। अमुक्तमाल्यद जो बुक है वह किस लैंग्वेज में है, बताइएगा जरा। इस सबसे फेमस जो है ऐसे आपके हैं कृष्ण देवराय द्वितीय। ओके, चलिए, आंसर आपका हो गया हरिहर द सेकेंड। बाकी अगर देखिएगा यहाँ से तुलवा डायनेस्टी के बारे में, ओके, यानी कि विजयनगर अंपायर के बारे में थोड़ा सा अगर बात करते हैं। ओके, तो विजयनगर अंपायर जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो किया गया था आपका हरिहर एंड बुक्का, 2 भाई थे ना, हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। 1336 ईस्वी में टाइम पीरियड था। ओके, तो विजयनगर अंपायर 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। विजयनगर एम्पायर के बारे में बात की जा रही है। बाकी छीनने वाला काम कौन किए थे, हरिहर द सेकेंड। बाकी सबसे फेमस राजा कौन हो गए, देवराय द्वितीय हो गए, जिनका एक बहुत फेमस बुक है। ओके, अमुक्तमाल्यद, तो उसका बताइएगा किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है, बताइए। कुतुब मीनार, लाल किला, खजुराहो या अजंता गुफाएं। तो देखिए, अजंता की गुफाएं जो हैं, ओके, अजंता की गुफाएं, उसमें जो है से आपका लगभग देखने को मिलेगा कि बहुत पुराना है। ओके, बहुत पुराना है, लगभग जो सेकेंड सेंचुरी था वो उस टाइम इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, मतलब खोजा गया था, और उसमें मतलब बहुत सारा चित्रकारी वगैरह किया गया था। ठीक है, तो अजंता गुफाएं सबसे पुराना मिलेगा। ओके, बाकी देख लीजिएगा, खजुराहो का टेम्पल आपको देखिएगा, आपको चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था ना, चंदेला डायनेस्टी के द्वारा खजुराहो का टेम्पल बनाया मिला था, मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि 950 से लेकर 1050 एडी के बीच में इसको बनाया गया था ना, खजुराहो का टेम्पल को। बाकी लाल किला तो पता है आपको ना कौन बनाया है, लाल किला कौन बनाया है, कुतुब मीनार कौन बनाया है, बताया, याद है कि भूल गए।
देखिए कुतुब मीनार में बताता हूँ, कुतुब मीनार जो है से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था टाइम पीरियड, लेकिन उसको इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट कराया गया था। ओके, इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट कराया गया था, आपको पता होगा। लाल किला किसने बनाया था बताइए जरा लाल किला किसने बनवाया था? ओके चलिए, तो समझ गए, अजंता की गुफाएं आपका आंसर हो गया। ओके चलिए, सबसे पुराना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार का नियम किसने दिया था? तो बाजार का नियम जो था, लॉ ऑफ मार्केट जो था, ओके, वो दिए थे आपका जेबी से। क्या थे? जेबी से। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है ना कि जेबी से का जो मार्केट का जो रूल ऑफ मार्केट था, लॉ ऑफ मार्केट, उसे कौन असंतुष्ट है? तो देखिए याद रखिए, क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे में आ चुका है। ये थे मालथस। क्या थे? मालथस जो थे बाजार के नियम से संतुष्ट नहीं थे, जो कि दिया गया था जेबी से के द्वारा। बात समझ में आया? उसे संतुष्ट नहीं थे बाजार के नियम से, जेबी से बाजार का नियम दिए, तो उसके जो ऐसे क्या है, उससे संतुष्ट मालथस नहीं थे। बाकी एडम स्मिथ आप लोगों का नाम सुने होंगे। एडम स्मिथ जो है, ठीक है, एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इनका एक बहुत फेमस बुक है, कौन सा? द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, तो द वेल्थ ऑफ नेशंस इनका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और ये स्कॉटलैंड से थे ना, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड, द लैंड ऑफ कैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब कब प्रकाशित होती है? बताइए जरा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कब प्रकाशित होता है? इसको ना क्वेश्चन सब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि बुक आया था, अभी आंसर बता दूं क्या? बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 2010, 14, 16 या 19? तो देखिए ये बुक आया था 2014 में, तो 2014 में आया था ना, तो लोग सोचते हैं ना कि जो ये बुक है आपका नरेंद्र मोदी जी के बारे में है, लेकिन यह बुक एक्चुअली में नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है। यह बुक जो है आपका मनमोहन सिंह के बारे में है। ठीक है, उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सारा काम तो इंदिरा गांधी जी देखा करती थी। बहुत सारा कटाक्ष भी होता है, तो उस चीज़ पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग अपना पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक जो था उन्हीं पर था। और ये जो बुक का राइटर थे वो थे संजय बारू। कौन थे? संजय बारू, याद रखिएगा, बुक 2014 में। ओके, तो चलिए आपका हो गया। एक क्वेश्चन बताइएगा, द बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। द बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, बताइएगा कौन लिखे हैं ये बुक को? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा भोज, जो कि था कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो देखिए राजा भोज थे ना, जैसे इनका बताना कि किस राजवंश से रिलेटेड थे। तो राजा भोज के बारे में देखिएगा, तो ये आपका ना परमार डायनेस्टी से, क्या थे? परमार डायनेस्टी से रिलेटेड थे। ओके, परमार डायनेस्टी से बहुत फेमस राजा थे, सबसे प्रतापी राजा थे एक तरह से बोलिएगा तो। ओके, तो इसीलिए अगर कोई चीज़ बहुत क्या होता है, प्रतापी होता है, उसकी तुलना बहुत तुच्छ चीज़ से किया जाता है, तो उसको वहाँ पे यूज करते हैं हम एक लोकोक्ति, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ओके, गंगू तेली क्या होता है? उसका अस्तित्व ही क्या है बेचारे का? ओके, बेचारा मतलब बहुत छोटा प्राणी है, और कहाँ राजा भोज देखिए कितना फेमस है। ओके, तो बहुत फेमस चीज़ की तुलना को तुच्छ चीज़ से की जाती है, तो वहाँ पे यूज इसको लोकोक्ति का किया जाता है। ओके, बहुत प्रसिद्ध चीज़ की तुलना बहुत तुच्छ चीज़ से करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो चलिए एक हिंदी का भी चीज़ यहाँ कंप्लीट करा दिया, तो आपका परमार डायनेस्टी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, परमार डायनेस्टी। ओके, चलिए तो देख लीजिएगा, राजा भोज परमार डायनेस्टी से हैं। बाकी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए नोट जो है ना, इस पर अगर गड़ाइएगा ना तो आपका नोट लग जाएगा। ठीक है, नोट का साइन लग जाएगा, बता रहे हैं एग्जाम में। तो देख लीजिएगा इसको, नोट वर्ड को, उसके बाद लगाइएगा कौन सुमेलित नहीं है, क्योंकि यही सारा गड़बड़ करता है। हरा संगमरमर ऋषभदेव में पाया जाता है। सफ़ेद संगमरमर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल में, या काला संगमरमर भैंसलाना मतलब एक जगह है, तो वहाँ से निकाला जाता है। तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर ना बहुत लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि व्हाइट मार्बल बहुत फेमस है ना। व्हाइट मार्बल एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे आपका ताजमहल निर्मित है। क्या है? ताजमहल निर्मित है, शाहजहां के द्वारा, आपको मालूम होगा। तो व्हाइट मार्बल से निर्मित है, और वह सबको पता है कि लगभग 20,000 सैनिक जो थे से आपका 20 वर्षों तक काम करके उसको बनाए थे ताजमहल को। ओके, और वो जैसे मकराना खान से निकाला के लाया गया था। कहाँ से निकाला गया था? मकराना से निकाला गया था, राजसमंद से नहीं निकाला गया था। समझे? तो यहाँ से बी आपका सही आंसर हो गया, यह करेक्टली मस्ट नहीं है। बाकी सारा देख लीजिएगा, हरा संगमरमर ऋषभदेव से निकाला जाता है, गुलाबी संगमरमर बाबरमल से निकाला जाता है, और काला संगमरमर भैंसलाना से निकाला जाता है। तो याद रहेगा सब, भैंस काला होता है तो आपको तो भूलिएगा नहीं भाई चलिए कुछ कुछ ऐसा भी दे देता है। तो देख लिया आपने। ओके, आपका सही हो गया। आपका कौन कौन? आपका हो गया बी, और बाकी सारी चीज़ याद रखिएगा। राजसमंद नहीं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर मकराना होना चाहिए। मकराना की खान से निकाल कर लाया गया था आपका व्हाइट मार्बल, जिससे ताजमहल निर्मित है। ओके, अच्छा ताजमहल निर्मित है, आपको पता है ना, बताया ना अभी कि शाहजहां बनवाए थे। शाहजहां मुगल के किस नंबर के बादशाह थे? थोड़ा सा ना मुगल डायनेस्टी याद कर लीजिएगा अच्छा से, उसका ना ऑर्डर लगाने के लिए कभी कभी दे देते हैं या पूछ देते हैं कि जो शाहजहां थे कौन सा बादशाह थे। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, और ये सब आपको याद होगा ना, औरंगजेब।
तो ये सारा चीज़ आपको देख लीजिएगा, ठीक है। लगता है कि मैं आंसर बता दिया। चलिए अच्छा, तो आंसर दीजिए भाई, किस नंबर के बाद साथ है। तो देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए ये जो एक पूछते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जनरली साइंस के क्षेत्र में इसको देखा दिया जाता है, लेकिन यहाँ से कभी कभी थोड़ा बहुत मैथ साइंस वगैरह देखिएगा, विज्ञान क्षेत्र, गणित जो विज्ञान के क्षेत्र भी ऐड कर देता है। तो इस तरह से अगर टोटल देखते हैं क्षेत्र ना, तो 8, 7, 6, 5 का आंसर होना चाहिए। तो टोटल 7 क्षेत्र आता है। क्या आता है? 7 क्षेत्र, उतना ही जितना कबड्डी में प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो 7 क्षेत्र में दिया जाता है। यह देखिए जनरली साइंस आंसर लगाइएगा ना, साइंस के क्षेत्र में इसको दिया जाता है और इसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसको याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ओके, बाकी एक याद रखिएगा, मूर्ति देवी अवार्ड होता है ना, मूर्ति देवी अवार्ड होता है। अब एक चमेली देवी अवार्ड होता है, चमेली देवी अवार्ड होता है। तो मूर्ति देवी अवार्ड और एक चमेली देवी अवार्ड, 2 अवार्ड जो होता है वह जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग के लिए आंसर है, मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थोड़ा बहुत ना आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं ना, बहुत मतलब अच्छी बात है, खराब बात थोड़ी है, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मूर्ति देवी अवार्ड और चमेली देवी अवार्ड किस किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइएगा थोड़ा सा। ओके, तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया 7। बाकी पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताइए। सूर्य, अच्छा यहाँ से ना ये अब जितना सारा दिख रहा है आपका, ये नेवी का आपका जो है से क्या है, नेवी का जो है से आपका एक्सरसाइज है इंडिया का अलग अलग देशों के साथ। तो बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। सूर्यकिरण करते हैं हम लोग नेपाल के साथ, ओके, इंद्र करते हैं आपका रूस के साथ, ओके, मित्र शक्ति मित्र शक्ति करते हैं श्रीलंका के साथ, या हैंड इन हैंड करते हैं पाकिस्तान के साथ, कौन गलत है? तो देखिए हैंड इन हैंड जो होता है हम लोग ऐसे पाकिस्तान के साथ नहीं, चाइना के साथ करते हैं। क्या करते हैं? चाइना के साथ अपना हैंड इन हाथापाई करते रहते हैं। ओके, हैंड इन हैंड। ओके, तो ये हो गया हैंड इन हैंड, चाइना के साथ है, पाकिस्तान के नहीं है। तो बाकी सारा देख लीजिएगा। सूर्य किरण हम लोग करते हैं नेपाल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र ने भी फेमस है, रूस के साथ करते हैं। मित्र शक्ति हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया ना भाई। चलिए एक बताइएगा, सिम्बैक्स, जो सिम्बैक्स होता है वो किसके साथ करते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा ना देखिए, थोड़ा सा आंसर दीजिए। ओके, थोड़ा सा याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका हो गया। और सारा ही नेवी का एक्सरसाइज है ना, नेवी का। और वर्ल्ड नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को, याद रखिएगा। इसका भी एक स्टोरी है, हिस्ट्री है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको शॉर्ट में नाम बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, ओके, वह जो है क्या होता है, कितना साल के अंतराल पर होता है बताइए जरा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन देखिए जनरली लगभग 3-3 साल के अंतराल पर होता है। अगर थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1961 में, ठीक है, यूगोस्लाविया में बेलग्रेड एक जगह है, क्या है, यूगोस्लाविया में बेलग्रेड एक जगह है, वहीं पे इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था और स्थापना भी। ओके, तो 1961 याद रखिएगा। बेलग्रेड पूछते हैं कि नाम का पहला सम्मेलन या बैठक कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड, क्या है, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था। ओके, चलिए बाकी इसका नाम का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, या बोल सकते हैं हाँ, तो वो हुआ था, 3 प्राणी थे, एक नासिर, ठीक है, नासिर थे, टीटो थे, या एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो नासिर अब इसका और टीटो थे, अब एक जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो नासिर, टीटो और जवाहरलाल नेहरू 3 पर्सन मिलकर नाम का एस्टेब्लिशमेंट लगभग किए थे। ओके, देख लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो यहाँ से 7वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो बैठक हुआ था 1983 में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां जो बैठक था वो दिल्ली में हुआ था ना, इंडिया में हुआ था। तो याद रखिएगा 7वां बैठक 1983 में दिल्ली में हुआ था। तो समझ चुके होंगे। आंसर 3 हो गया आपका, 3 हो गया। बाकी सारा चीज़ मैं डिस्कस कर ही दिया। 1961 में फर्स्ट सम्मेलन आपका बेलग्रेड हुआ था यूगोस्लाविया में। 1961 में नासिर, डेनिस, नासिर, टीटो और जवाहरलाल नेहरू 3 पर्सन मिलाकर इसको एस्टेब्लिशमेंट किए थे। 3-3 साल अंतराल के बाद होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बताइए जरा, कौन प्रस्तुत करते हैं? तो ये प्रस्तुत किया जाता है आपका देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF के द्वारा, जिसको शॉर्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप लोग बोलते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। ओके, अब देखिए एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक रिपोर्ट किया जाता है, आपका किया जाता है वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किया जाता है प्रस्तुत वर्ल्ड बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। ओके, चलिए और बाकी देख लीजिएगा ना, अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड बैंक और जो आप देखिएगा जो IMF है, दोनों का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिल जाता है। और बाकी एशियन डेवलपमेंट आपको पता है ना, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और WTO का तो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। देखिए आप देखते हैं विश्व व्यापार संगठन, ओके, तो इसमें जो है से आपका जो स्थापना इसका 1948 में हुआ था, ओके, गैट में, गैट्स के नाम से हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैक्स एंड टैरिफ्स, ओके। तो बाद में उसका 1 जनवरी 1995 को उसका नाम चेंज करके हम लोग WTO रख दिए थे। बाकी समझ गए ना, तो सारा चीज बता दिया। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम लोग हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में। एशियन डेवलपमेंट का फिलीपींस मनीला में पड़ता है। और विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया। 1948 में बनाया गया था। आपका नाम था उस समय जनरल एग्रीमेंट ऑन टैक्स एंड टैरिफ्स, बट 1995 में इसका नाम चेंज करके WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, एक अपेक्स बॉडी है, पूरा वर्ल्ड में व्यापार कैसे करना है उसको देखरेख करती है, ओके। और बाकी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों को हम लोग बोलते हैं ब्रेटन वुड्स का ट्विन, मतलब जुड़वा बोलते हैं, क्योंकि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, वहीं से दोनों निकल कर आया था, वर्ल्ड बैंक और जो IMF है, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर इसका हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ओके। यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। बाकी वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी खिलाड़ी को फीडे रैंकिंग मिला है तो बताइए कि वह किस खेल में दिया जाता है, फुटबॉल, टेनिस, शतरंज या तैराकी। तो देखिए वह जो फीडे रैंकिंग होता है वो शतरंज में दिया जाता है। क्या होता है, शतरंज में। शतरंज और लूडो है से उसका खोज, मतलब एक तरह से आविष्कार जो है से भारत में ही हुआ था। शतरंज में देखिएगा टोटल तो 64 जो है, 64 एक क्या होता है आपका स्क्वायर होता है ना, शतरंज में 64 ऐसे स्क्वायर होते हैं। तो आंसर आपका हो गया चेस। बाकी स्विमिंग देख लीजिएगा थोड़ा, स्विमिंग के एक प्लेयर है ना बहुत, माइकल फेल्प्स, ठीक है, माइकल फेल्प्स एक जो अमेरिका का प्लेयर है, बहुत गोल्ड जीते हैं, ठीक है, ओलंपिक में, तो बहुत फेमस प्लेयर है स्विमिंग के लिए, ओके। तो याद रखिएगा इनके बारे में। माइकल फेल्प्स अमेरिका से हैं। और तैराकी में टोटल 8 लेन होता है ना, ऐसे जो होता है ना 8 लेन होता है टोटल, देख लीजिएगा। और चेस का इंडिया में प्लेयर है विश्वनाथन आनंद, आपको याद रखिएगा चेस। और एक प्लेयर है आपका नॉर्वे का, उनका नाम क्या है, मैग्नस कार्लसन, वो भी बहुत फेमस है ना, तो वो है। बाकी टेनिस का तो आप लोग जानते होंगे, टेनिस टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ओके। बाकी फुटबॉल तो आप लोग जानते करते हैं। फुटबॉल को पहले सॉसर कहा जाता था ना, सॉसर, SOCCER। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है, इंदिरा गांधी, नेल्सन मंडेला, लियो टोल्स्टॉय या फिर मदर टेरेसा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मदर टेरेसा है। क्या है, मदर टेरेसा है इसका आंसर, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे मैसेडोनिया की एक पर्सनालिटी थी जो कि जब भारत आई तो देखिए कि भारत में लोगों का सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, तो अब देश नहीं लौटी। तो ये इसी तरह से किसी किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और इनको जो है से आपको देखिएगा तो भारत में नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया है। कब दिया गया नोबेल प्राइज, थोड़ा बताइए। 4-5-6 क्वेश्चन अगर पूछता हूँ तो उसका आंसर देने में आप लोग को क्या हो जाता है बताइए। मतलब मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, हाँ कीजिए थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आंसर वगैरह दीजिएगा तो थोड़ा फायदा रहेगा, हमको भी लगेगा हाँ भाई चलिए। मतलब लोग तो बहुत सारे देख रहे हैं, रोज़ 100+ लोग जुड़ते हैं और जो है से वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ओके। और बस आप लोग आंसर नहीं देते हैं, ओके। तो चलिए वो भी ठीक है। बाकी देखिएगा यहाँ से नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी बोलते हैं हम लोग, अफ्रीका के गांधी इनको बोला जाता है ना, अफ्रीका के गांधी। वहाँ से बहुत लड़ाई किए थे रंगभेद के खिलाफ, ओके, नेल्सन मंडेला वगैरह। तो आंसर हो गया मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी वहाँ पे था। लियो टोल्स्टॉय जो है से पता है ना आपको, लियो टोल्स्टॉय एक महात्मा गांधी से रिलेटेड है, वहाँ पे आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी किए थे ना, तो लियो टोल्स्टॉय आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सीटेट वाले और टेट वाले तो इसको जानते होंगे अच्छे से, उन लोग के लिए फेमस क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था बताइए जरा। तो देखिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में UGC बोलते हैं, इसकी स्थापना हुआ था 1956 में, ओके, 1956 में हुआ था। और 1956 में देखिएगा तो वहाँ से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग था ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग था। इन्हीं के मतलब याद है आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, आप लोग जो मनाते हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड नेशनल टीचर्स डे, इन्हीं के बर्थडे मनाते हैं आप लोग, नेशनल जो टीचर्स डे मनाते हैं इन्हीं का बर्थडे होता है। तो टीचर शिक्षा से याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मतलब से हुआ था, ओके, मतलब यही आयोग था, ओके। 1956 में बनाया गया था UGC। नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय को अनुदान कितना देना है, क्या करना है, सारा देखरेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ही होता है, ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में का मेरुदंड किसे कहा जाता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं, रीढ़ की हड्डी, तो उसको किसको कहा जाता है।
तो देखिए जो सर्विस सेक्टर होता है ना, सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, ओके, उसको हम लोग उसका मेरुदंड बोलते हैं। अगर सर्विस सेक्टर ठप हो गया तो सारा चीज़ ठप हो जाएगा। ओके, सर्विस सेक्टर ठप हो गया तो सारा चीज़ ठप हो गया। जैसे आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि बहुत सारा टमाटर वगैरह बर्बाद हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? ताकि जो होता क्या है ना कि वो जो सही टाइम पर सही जगह पर नहीं पहुँच पाता है तो सब चीज़ खराब हो जाता है, स्पाइल होने लगता है। तो सही चीज़ अगर सही जगह पहुंचता है तो उसका आराम से काम हो सकता है, यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ये सारा काम देखिएगा तो ना सेवा क्षेत्र में आता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कोई चीज़ बैंकिंग वाला चीज़ आ गया। ओके, तो ये सारा चीज़ सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो यह सारा इसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। ओके, बाकी प्राइमरी सेक्टर आपको तो मालूम होगा, जितना भी कृषि और जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर होता है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा विनिर्माण आता है, मतलब निर्माण, अगर इंडस्ट्री वगैरह जो एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट को लेकर उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ओके, जैसे हमको बिस्कुट बनाना है तो क्या चाहिए? आपको चीनी चाहिए, ओके, आपको आटा चाहिए, ओके, और ऑयल वगैरह चाहिए। तो सारा चीज़ लेकर आपको प्रोसेसिंग कर देगा। तो इस सारा जो काम हुआ वो सारा क्यों किया? वो सारा इंडस्ट्री में काम हुआ, तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ओके, और जो है टर्सरी सेक्टर आप देख लीजिए, बैंकिंग वगैरह हो गया, ओके, आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, एजुकेशन वगैरह, ये सब टर्सरी सेक्टर में आता है। ओके, तो यहाँ सारा जो थर्ड सेक्टर है, ओके, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं या टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, ओके, टर्सरी सेक्टर बोला जाता है इसको, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्पाइनल कॉर्ड हम लोग बोलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बोलते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था एक क्वेश्चन पूछते हैं, मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड है, क्या है? मिक्स्ड जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत है जो है। ओके, चलिए, बाकी आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ से ना प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्सरी सेक्टर पर जंप मार गए थे, तो उसी चलते बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग इंडिया में देखने को मिलता है। ओके, तो अभी मोदी जब गवर्नमेंट आई थी तो आपको पता है ना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया था, तो उसके लिए हम लोग अपना देश में कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, आपके लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग का लास्ट था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके कर लीजिएगा। और बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, चैनल से भी जुड़ जाइएगा। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होगा। ओके, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। तो बाकी इससे जुड़ सकते हैं। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो डेली यहाँ 8 बजे आता है। ओके, अलग अलग टॉपिक से, तो इसको ज्वाइन करके थोड़ा सा अच्छा होगा ना, लाइव देख लीजिएगा। ओके, थोड़ा सा लाइव यहाँ पे देख लीजिएगा और मैं इसको कर देता हूँ। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।